बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है या फिर जो पेरेंट्स हैं, आजकल के पेरेंट्स वो उतने ज़्यादा फैमिली सेंटर होते हैं, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, दैट इज़ व्हाई उनका जो प्रेफरेंस होता है वो ज़्यादा बच्चों पे नहीं होता है। दैट इज़ आज ऐसा है कि अभी जो है अर्बन कॉलेज में काफ़ी लग रहे हैं। पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे, हमारे दादा-दादी के ज़माने में लोगों का एक एवरेज जो था एक घर में संतान पैदा होती थी, रेट होता था 5 टू 6, मतलब मेरी नानी को 5 और मेरे दादी की 5, ऐसा मैंने देखा है। आजकल के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा मतलब फर्टिलिटी रेट क्यों होता था? कुछ तो रीज़न रहे होंगे। ठीक है, हमें समझ में आता है कि उस ज़माने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स की कमी होती थी या लोगों में अवेयरनेस नहीं था, ये एक मेजर रीज़न था। लेकिन दूसरा रीज़न क्या था? क्या लोगों को बेसिक बायोलॉजी पता नहीं थी? बेसिक बायोलॉजी तो पता होगी, राइट? ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी इनकम जनरेट करने के लिए भी चाहिए था। पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए उस वक़्त में एक धारणा होती थी कि अगर हम 6 से 7 बच्चों को जन्म देंगे तो तब जाके कहीं 2 बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, और ये काफ़ी कॉमन सी बातें होती थी। ये पहली बात कि कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। दूसरा जो है कि उस वक़्त की हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी। उस वक़्त का अगर आप एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखोगे, अंग्रेजों के ज़माने में जब वो हमें छोड़ के गए थे, तो लगभग 40 के आसपास था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब क्या होता है कि अगर इस वक्त इंडिया में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो इंडिया में कैसी सुविधाएं, कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एवरेजली कितना जिएगा। करंटली इंडिया का कितना चल रहा है? 70 के आसपास। ठीक है, 70 के आसपास, 68.5 मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी 70 के आसपास होगा। वही अगर आप इराक या सीरिया जैसे देशों में देखोगे तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या चल रहा होगा? 45-50, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वहां पे सिविल वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है। कब जाके कहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाएगा तो पता नहीं चलता है। वही अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखोगे, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, अगर आप इन देशों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखोगे तो क्या होगा? जापान का क्या होगा, क्या लगता है? 80 क्रॉस कर रहा होगा, 80-82, राइट? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज काफी अच्छी है। गेटिंग? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था, इसका कोई एक ही रीजन नहीं था, इसके मल्टीपल रीजन थे। एक रीजन पॉवर्टी था, दूसरा हेल्थ के बारे में जो किल्लतें थी, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। अब मान लीजिए कि जितने भी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हेल्थ अगर आपको किसी भी पेपर में पूछा जाता है, इससे इसके अलावा आप क्या लिखोगे? जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड to the biological orientation rather than it is a sociological reflection। अब बताइए, सोशोलॉजिकल रिफ्लेक्शन हमने कितने पॉइंट्स अभी अभी डिस्कस किए हैं सोशोलॉजिकल रिफ्लेक्शन के? 3 से 4 जनरेट किए हैं। यस। अगर ये GS3 में पूछा जाता है, सिमिलर लिख सकते हैं। यस। GS1 में पूछा जाता है, सिमिलर लिख सकते हैं। और अगर आप सोशल सोसाइटी, अगर आप इंडियन सॉरी सोशल जस्टिस में अगर हेल्थ टॉपिक में देखते हो तो वहां पे भी लिख सकते हैं। यस। दैट इज वाई जब GS2 के टॉपिक हम देखेंगे, GS2 में जो इंडियन सोसाइटी वाले हैं, तो आप सॉरी सोशल जस्टिस वाले हैं, तो वो आप GS1 इंडियन सोसाइटी और GS3 जो है पावर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर वल्नरेबिलिटी, इन सेक्शन के साथ आप इंटीग्रेट पढ़ के मतलब इंटीग्रेट करके पढ़ोगे। इससे फायदा ये होगा कि एक बार आपने पावर्टी अगर कर लिया तो तीनों पेपर के लिए सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अभिजीत सर ने बताया कि उन्होंने आपको बहुत सारे अप्रोचेस दिए हैं आंसर लिखने के, राइट? लेकिन अप्रोचेस, सही बात है कि आजकल के ज़माने में सिर्फ कंटेंट से जो है वो काम नहीं चलेगा, आपको अप्रोचेस पता होने चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ द गांधी इन द करंट एरा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी के विचारों का या गांधी जी के जो भी एक पर्सनैलिटी, उन्होंने जो भी विचार दिए हैं, उसका आज के समाज में क्या रिलीवेंस है या आज की दुनिया में क्या रिलीवेंस है, अगर ये पूछा जाता है तो क्या लगता है कि किस तरीके से इसको आंसर किया जा सकता है? बहुत बार तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात अगर हमें कोई होती है तो हम अपना ब्रीदिंग रोक देते हैं, भाई इसको कैसे लिखें।
आपने सुना होगा कि ब्लैंक हो जाना या फिर पैनिक हो जाना। आप कभी भी समझ लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप पैनिक हो रहे हो या ब्लैंक हो रहे हो, आप हमेशा इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि आपने ब्रीदिंग या तो शॉर्ट कर दी है या फिर आप सांस ही नहीं ले रहे हैं। आपने वो विपश्यना सुना होगा, वहाँ पे वो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करवाते हैं। वाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं? ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये याद रखना। पैनिक हो रहे हो, डर रहे हो, ब्लैंक हो रहे हो, या फिर इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आप जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपको ब्लैंक हो जाता है। क्यों ब्लैंक होता है? आप कभी भी इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि आपने ब्रीदिंग स्लो कर ली है। बात समझ में आ रही है? चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सांस लीजिए कि गांधी जी के विचारों का आज के जमाने में क्या रिलीवेंस है, इसका आप अप्रोच कैसे बनाओगे। लेकिन वो तो आप रैंडमली मतलब शुरू कर रहे हो। मान लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन से लिखना है या फिर आपको एक परफेक्ट बॉडी लिखना है, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना जिसके रेफरेंस पे आप वो क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर अप्रोचेस आपने बनाए हैं, अप्रोचेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के सभी पॉइंट्स पता नहीं है, फिर भी आप पॉइंट जनरेट कर पाओ वो अप्रोचेस लेकर। जैसे कि एक अंधा आदमी जो होता है, इवन दो उसको दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसके हाथ में छड़ी होती है, छड़ी को लेके ही वो अपना जो रास्ता है वो चलाता है। अप्रोचेस आपको वही हेल्प करता है। लेकिन क्या सिर्फ अप्रोच होने से काम चलेगा? सिर्फ अप्रोच है, चलो मान लेते हैं कि आपका पहला यूपीएससी का दिन है और अभिजीत सर ने आपको 20 अप्रोचेस बता दिए, विदाउट कंटेंट लिखोगे कैसे? बराबर। एंड दैट इज वाई आजकल के जो, और अगर मान लीजिए कि आपको कंटेंट भी पता है, ठीक है, गांधी जी के बारे में सबको बेसिक तो पता ही है, मतलब इंडिया में हो तो आपको दो चीजें तो पता होनी ही चाहिए, एक गांधी जी, दूसरा करप्शन। बराबर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। यस और नो? रिलेटिवली हम थोड़े से कम करप्ट हैं, देखेंगे नेबरहुड से, ठीक है। तो अप्रोचेस जब होते हैं, लेकिन अप्रोच होने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ कंटेंट होने से काम नहीं चलेगा। दोनों का जब आप मिक्सचर करोगे तो ही आपको एक बेटर आंसर राइटिंग आएगी। क्या लगता है कौन सा अप्रोच लगेगा? चलो मान लेते हैं कि चलो आपको नहीं पता है, मैं आपको एक अप्रोच बताता हूं। मान लीजिए कि यूपीएससी के जितने भी हमें सब्जेक्ट सिलेबस दिए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जीएस 1 लेते हैं। जीएस 1 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी के बारे में अगर हम देखेंगे तो गांधी जी के विचार कहाँ पे फिट बैठते हैं ज्योग्राफी के मामले में। चलो मान लेते हैं कि ज्योग्राफी के बारे में आपको कुछ नहीं पता। हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में क्या कहा होगा गांधी जी ने, या उनके विचार जो है वो किस बारे में, हम किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल सत्य और अहिंसा के बेसिस पे था, और उनका कहना यह था कि अगर हम सत्य और अहिंसा के बेसिस पे अपना स्ट्रगल चलाएंगे तो जो भी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा वो बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, इसीलिए उन्होंने वॉयलेंट स्ट्रगल को जो है वो नकारा था, एक पॉइंट बन गया। इस ज्योग्राफी के बेसिस पे हम पॉइंट जनरेट नहीं कर पाए, हिस्ट्री के बेसिस पे कर पाए। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी के बेसिस के ऊपर गांधी जी ने क्या कहा होगा? गांधी जी के विचार जो है वो आज की सोसाइटी में कैसे रिलीवेंट है, सोसाइटी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग बताया था, उससे उस वक्त की सोसाइटी हार्मोनियस और पीस हो सकती थी, और आज की सोसाइटी भी हार्मोनियस और पीसफुल हो सकती है। यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? टॉलरेंस बोल सकते हैं। सोसाइटी में आज जो इनटॉलरेंस बढ़ रहा है वो, उससे हमारा जो सोसाइटी है वो पीसफुल होने में मदद मिलेगा। बराबर, चलो ठीक है। पेपर 1 खत्म कर देते हैं, पेपर 2 में आओ। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिक्स में गांधी जी के विचार आज भी रिलेवेंट है या नहीं? यस। गांधी जी ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा था? नहीं, स्टेटलेस सोसाइटी तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ये कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी सेपरेट नहीं करना चाहिए। बराबर, मतलब जो भी हमारा पॉलिटिक्स है वो हमारे रिलीजियस वैल्यूज से गाइड होना चाहिए। बराबर, एक पॉइंट आपने पॉलिटी से दे दिया। नेक्स्ट आ चाहिए, कौन सा है हमारे पास? गवर्नेंस। गवर्नेंस में गांधी जी का कौन सा